ओके सो इस हिस्से में हम लोग बात करेंगे अर्थिंग से। हम कहते हैं कि हम सर्किट को हम अपने घरों की बिल्डिंग की वायरिंग ऐसे कराएं कि प्रॉपर अर्थिंग हो। तो अर्थिंग क्या होता है? जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है अर्थ के साथ जुड़ा होना ही कुछ होगा। तो देखें यहाँ पर क्या लिखा है। अर्थिंग इज अ प्रोसेस इन विच न्यूट्रल पॉइंट ऑफ द सप्लाई सिस्टम इज कनेक्टेड टू द जनरल मास ऑफ द अर्थ। अर्थ के साथ जुड़ा होता है सच दैट ऑल द टाइम एन इमीडिएट डिस्चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिकल स्टोर एनर्जी टेक्स प्लेस विदाउट डेंजर। मतलब हम कह रहे हैं कभी भी हमने हमेशा के लिए एक तार जोड़ दिया है अर्थ में, ताकि कभी भी किसी वजह से अगर चार्ज कहीं इकट्ठा हो, बने, एक्यूमुलेट हो, तो तुरंत वो ज़मीन में चला जाए, हमारे लिए कोई खतरा ना हो। सो अर्थिंग क्या है? अर्थिंग के थ्रू वी इंश्योर दैट नो करेंट कंडक्टर रेज टू अ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ अर्थ। यानी कि एक तरह से जो मास ऑफ अर्थ के खिलाफ हम ये रखते, हम मास ऑफ अर्थ के सापेक्ष में हम रखते हैं कि कभी पोटेंशियल डेवलप ना हो। चार्ज हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ से होते हुए जीरो पोटेंशियल पर जाना चाहेंगे। तो अगर हमने प्रॉपर कनेक्शन दे रखा है तो सारे चार्ज जीरो पे जाएंगे और अर्थ और उस पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस तब क्रिएट होगा जब चार्ज वहाँ पर इकट्ठा होंगे और वहाँ पर पोटेंशियल क्रिएट करेंगे। रास्ता मिला है तो सब के सब चले जाएंगे अर्थ में। अच्छा, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि वी में अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक टू द ह्यूमंस हम कर सकते हैं, एंड वी में अवॉइड रिस्क ऑफ फायर ड्यू टू द अर्थ लीकेज करंट वाया अनवांटेड पाथ। किस तरह की स्पार्किंग वगैरह को भी हम यहाँ पर रोक सकते हैं, हम एक रास्ता प्रोवाइड करा करके। क्वेश्चन है हाउ अर्थिंग प्रोटेक्ट मैनी में, मतलब हाउ अर्थिंग प्रोटेक्टेड में एक्सप्लेन। अब हाउ अर्थिंग अर्थ रोकता कैसे है, बचाता कैसे, हम इसको समझ लें। इन एन इलेक्ट्रिक installation of the metallic part of the electric device comes in the direct contact with the line wire. The conducting wire accumulate static charge, वही चार्ज इकट्ठा कर लेता है। When a person touch this metallic part, he or she will get several shock. But if the metallic part is earthed properly, the charge will be transferred to the earth immediately. चले जाएंगे। Also the earthing metallic part provide a safety. रास्ता हमको मिल जाएगा। वही बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मेथड्स कौन कौन इस्तेमाल होते हैं? तो मेथड जो इस्तेमाल होते हैं उस बात पर डिपेंड कर रहे हैं कि किस तरह की ज़मीन पे आप अपनी अर्थिंग दे रहे हो। ज़मीन बलुई हो सकती है, ज़मीन भुरभुरी हो सकती है, ज़मीन पथरीली हो सकती है, इस तरह की ज़मीनें हो सकती हैं। तो अगर हम एक तरह की बात करें स्ट्रिप वायर अर्थिंग, यहाँ पर स्ट्रिप पट्टी बनाई जाती है। तांबे की प्लेट ले ली, उसको प्लेट फॉर्म में ले लिया, स्ट्रिप फॉर्म में ले लिया और तार के साथ उसको ज़मीन के अंदर दबा दिया। तो यहाँ पर क्या होता है स्ट्रिप या वायरिंग अर्थिंग में, हेयर द स्ट्रिप इलेक्ट्रोड ऑफ द डायमेंशन 25 मिलीमीटर into 4 millimeter of the copper are made of iron steel are buried in the earth at the minimum depth of the half meter। मतलब हम इस डायमेंशन के कॉपर की या आयरन की एक प्लेट लेते हैं और उसको ज़मीन के अंदर करीब करीब आधा मीटर पे दबा देते हैं। इस तरह की अर्थिंग इज़ यूज्ड एट अ प्लेस विच हैव रॉकी सॉइल या अर्थ बेड, जहाँ पथरीली ज़मीन होती है, बहुत गहराई में हम नहीं खोद सकते, वहाँ के लिए प्लेट नुमा स्थिति ठीक रहती है। रॉड अर्थिंग में क्या होता है, जैसे कि नाम है रॉड अर्थिंग, तो हेयर द सॉलिड रॉड ऑफ कॉपर विद द डायमीटर ऑफ 12.5 मिलीमीटर और 16 मिलीमीटर डायमीटर solid rod of iron steel is used that driven vertically into the earth manually. This method is suitable for the sandy area। एक में क्या है कि अगर भुरभुरी ज़मीन है, सैंडी ज़मीन है, मिट्टी उतनी कठोर नहीं है, तो हम एक कॉपर की रॉड लेते हैं अपनी 16 मिलीमीटर की डायमीटर के, उसको हम इंसर्ट कर देते हैं ज़मीन के अंदर, एक रॉड के रूप में छेद करके अंदर डाल देते हैं और तार कनेक्ट कर देते हैं। पाइप में क्या होता है, पाइप जो अर्थिंग होती है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एंड द बेस्ट सिस्टम ऑफ अर्थिंग एज़ कम्पेयर टू द अदर सिस्टम। यहाँ पर भी हम सीरीज़ ऑफ पाइप्स को ऐड कर देते हैं अर्थ के अंदर और अर्थिंग को प्रोवाइड करते हैं। तो अर्थिंग के बारे में इतना आपके लिए आंसर फॉर्मेशन में पर्याप्त है। अब एक चीज़ और होती है जो आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है, जैसे लाइटनिंग, बिजली का चमकना। बिजली का चमकना इसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि जब बिजली चमकती है तो उससे जो बिजली गिरती, इसको हम कहते हैं बिजली गिरना, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए भी नुकसानदायक है और ह्यूमंस के लिए भी, किसी भी चीज़ के लिए नुकसानदायक, क्योंकि बहुत हाई पोटेंशियल वहाँ पर डेवलप होता है, बहुत हाई पावर
फॉर वेरी स्मॉल टाइम वहाँ क्रिएट होती है। तो यहाँ पर जो आपके पास लिखा है कि लाइटनिंग इज़ अ ह्यूज स्पार्क विच इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज टेकिंग प्लेस बिटवीन द क्लाउड विद इन द सेम क्लाउड एंड बिटवीन द क्लाउड एंड अर्थ। यहाँ पे एक पैराग्राफ होना चाहिए, यहाँ पर पैराग्राफ एंड अर्थ। यहाँ ये होता है लाइटनिंग क्या, एक ह्यूज स्पार्क है, एक बिजली की चमक होती है। ये स्पार्किंग कहाँ कहाँ हो सकती है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की वजह से होती है। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मतलब बहुत सारे चार्जेस वहाँ पर पाथ बना देते हैं। ये क्लाउडों के बीच में हो सकती है, क्लाउड के अंदर ही अंदर हो सकती है, क्लाउड और अर्थ के बीच में भी स्पार्किंग हो सकती है। लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्ज अकर बिटवीन और विद इन द क्लाउड देन टू द अर्थ। तो बादलों के बीच में काफ़ी स्पार्किंग होती है इन कंपेरिजन टू बादल और अर्थ के बीच में। मैनी ऑफ देम टर्मिनेट्स ऑन द अर्थ एंड रिजल्ट इन द सीरियस हैजार्ड। अब जो ये कई बार ऐसा होता है कि बादल से बादल के बीच में स्पार्किंग हुई, लेकिन वो स्पार्किंग फैल गई ज़मीन तक और वो एक नुकसानदायक स्थिति हमारे सामने आ जाती है। अब सवाल है ऐसा क्यों होता है, तो चूँकि इससे जुड़ी हुई काफ़ी थ्योरी हैं, कुछ थ्योरी जो बहुत ही ऑथेंटिक एक्सपेरिमेंटली भी हुई हैं, उनको बारे में बात करें। टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द लाइटनिंग इट इज़ अज्यूम दैट ड्यू टू द सर्टेन एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म चार्जेस आर अक्यूमुलेटेड इन द क्लाउड। अब कुछ रगड़ की वजह से या किस तरह के फ्रिक्शन की वजह से जब तूफ़ान आते हैं, बड़े बड़े बादल बनते हैं, तो उनके बीच में एक तरह का चार्ज एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाता है बादलों में। अब होता क्या है, व्हेन सच क्लाउड पासेस ओवर द अर्थ, बादल जब ज़मीन के ऊपर से गुजरते हैं जिसमें बहुत सारा चार्ज डेवलप है, ये एक अपोजिट चार्ज इंड्यूस कर देते हैं अर्थ की सरफेस पे। तो अगर बादल है नेगेटिवली चार्ज, तो ज़मीन पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। तो द लोकल चार्ज कंसंट्रेशन नियर ए क्लाउड कॉज द पोटेंशियल ग्रेडियंट टू एक्सीड द सर्टेन ब्रेकडाउन। अब बादलों पे नेगेटिव, ज़मीन पे पॉजिटिव, दो अपोजिट पोलैरिटी की जगह हैं, अब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अब बहुत ज़्यादा अगर बादल बड़े हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस एक खास वैल्यू से ज़्यादा हो गया तो हम कहेंगे कि ये पोटेंशियल बैरियर क्रिटिकल ब्रेकडाउन से ज़्यादा हो गया। क्रिटिकल ब्रेकडाउन किसका? एयर का। एयर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, एयर में करंट पास नहीं होती, लेकिन जब एयर के अंदर डिस्चार्ज होना, ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है एयर मॉलिक्यूल का, तो वहाँ बहुत सारे चार्ज क्रिएट होते हैं। वो चार्ज क्या होते हैं, एक रास्ता देते हैं क्लाउड में इकट्ठा चार्जों को ज़मीन में जाने का। तो यहाँ पर क्या होता है, द एयर सराउंडिंग गेट आयनाइज्ड, एयर आयनाइज हो जाती है, एंड द इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम स्टार्ट फ्रॉम क्लाउड टूवर्ड द अर्थ। जैसे ही आयनाइजेशन होता है, हवा में बहुत सारे चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं, बन जाते हैं। ये चार्ज क्लाउड के चार्ज को अर्थ तक जाने का एक रास्ता बना देते हैं। तो उससे क्या होता है, द करंट इन द स्टीमर इज़ अबाउट, अब जो अर्थ होते हैं उसके बाद अब जो हम ये इस तरह के जो करंट होते हैं इनको हम स्टीमर्स कहते हैं। वो करीब 100 एम्पियर की होती हैं और 0.15 मीटर माइक्रो सेकेंड की स्पीड से मूव करती है। ये स्टीमर्स ही पायलट स्टीमर कहलाती है और इन्हीं के थ्रू आगे जाके बिजली लाइटनिंग का प्रोसेस यहाँ पर होता है। In one way of lightning, the huge charge on the cloud induce large amount of charge on the opposite nature on the object such as the temple। अब एक बार तो ज़मीन पे है, लेकिन क्या होता है ना, ज़मीन पे अब हमारे पेड़ हैं, मंदिर हैं, ऊंचे गुंबदाकार के भवन हैं, बड़ी बड़ी स्काई स्कैपर्स बिल्डिंग्स हैं। तो क्या होता है कि जब ये क्लाउड गुजरते हैं तो ज़मीन पे पॉजिटिव चार्ज से पहले वो इन बिल्डिंगों, इन टेम्पल, इन मंदिरों पर, इन गुंबदों पर भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देते हैं। तो ये टेम्पल, बिल्डिंग, टावर्स इन पे हो जाते हैं। इन बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। जब इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज़ लार्ज इनफ तो एयर आयनाइज हो जाती है, आयन वो जो एयर होती है ब्रेक डाउन कर जाती है और डिस्चार्ज हो जाता है और क्लाउड और ऑब्जेक्ट के बीच में, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास होता है। इसको हम स्ट्रोक कहते हैं, स्ट्रोक, लाइट स्ट्रोक। तो अब सवाल ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग अगेंस्ट लाइटिंग, तो बिल्डिंग में बिजली गिरने को हम कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि हमने बताया भाई वहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है तो ऐसा होता है। तो इसका रास्ता ये है कि ऐसा करते हैं, बिल्डिंगों के बगल में हम एक ऐसा रास्ता पहले से बना देते हैं जिस पे लाइट गिरे, बिजली गिरे और उस रास्ते से चली जाए, है ना, वरना वो गिरेगी तो उसके सरफेस से मूव करेगी और नुकसान पहुंचाएगी। हमने वहाँ एक रास्ता दे दिया है। तो टू प्रोटेक्ट अ स्ट्रक्चर फ्रॉम लाइटनिंग डैमेज अ प्रोटेक्शन सिस्टम इज़ यूज। दिस सिस्टम इंक्लूड अ नेटवर्क ऑफ
air terminals, bonding conductors, and the ground electrodes to provide low impedance path to the ground for the potential strike. जब देखें इसे एक बिल्डिंग बनी हुई है, लेट मी शो यू द बिल्डिंग। ये भैया ये हमारे पास हरे रंग का जो ये बना रहे हैं बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग है, इसमें खिड़कियाँ वगैरह सब बनी है, इसका ये पूरा इलाका है। इसके बगल में आप देखो ये रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ हमने एक लाइटनिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करता हुआ रखा है और ये प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कि ज़मीन के अंदर तक गया हुआ है। अब ये समझ लो कॉपर का एक कंडक्टर है, कॉपर का एक खंभा जैसा है पतला सा और ऊंचाई पे है। तो ये क्या करता है, जैसे क्लाउड आए तो क्लाउड का जो निगेटिव चार्ज होगा वो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा करेगा, यहाँ की हवा एयर ब्रेक डाउन कर जाएगी और लाइट यहाँ से होते हुए इसके रास्ते से होते हुए अर्थ में चली जाएगी। अगर ऐसा ना होता तो हो सकता लाइट जाती है उस बिल्डिंग पे गिरती और यहाँ पर नुकसान पहुँचाती, लेकिन हमने पहले से रास्ता बना रखा है। तो यहाँ पर लिखा है द पार्ट ऑफ द लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम आर एयर टर्मिनल्स, यानी लाइटनिंग रॉड वगैरह जो होते हैं, बॉन्डिंग कंडक्टर, ग्राउंड टर्मिनल्स connected to the earth electrode must not only have low resistance but must have low self inductance। अब ऐसा बनाते हैं कि कम से कम इनका रेजिस्टेंस हो और इंडक्टेंस भी इनका कम हो। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि if the lightning target the building it will preferentially strike the rod and be conduct to the ground through the wire इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के बजाय बिजली ज़मीन में जाए उसके बजाय वो जो वो रॉड बना रखा है वो एक तरह का एक लो रेजिस्टेंस पाथ है और वो उस लो रेजिस्टेंस पाथ से होती हुई चली जाती है अर्थ के अंदर और हमारा सिस्टम जो होता है उसको सिक्योर हो जाता है। तो दिस इज़ हाउ दिस लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम वर्क्स। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द बैटरी। बैटरी भैया आज के ज़माने में बैटरी हर तरफ है, चाहे हम कहीं भी बैटरी की बात करें, बैटरीज आर एवरीवेयर। सो बैटरी के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखें द बैटरी अ बैटरी इज डिवाइस दैट स्टोर एनर्जी एंड देन डिस्चार्ज इट बाय कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये मतलब जो बैटरी बना रहे हैं, मान लीजिए हम प्राइमरी बैटरी की बात करें, इसको रिचार्ज नहीं कर सकते, उसकी बात करें तो उसके अंदर हम पहले एनर्जी स्टोर करते हैं, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करते हैं और उसके बाद फिर वो जो एनर्जी होती है उसको हम अपने हिसाब से यूज करते हैं। सो बैटरीज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय द केमिकल मीन्स थ्रू द यूज ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो हम उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, एक या एक ज़्यादा इलेक्ट्रिकल केमिकल सेल्स होते हैं जिनमें केमिकल एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सम कॉमन बैटरी टाइप आर द एल्कलाइन बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी होती है, निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी होती है। अब सेल्स क्या होते हैं, सेल्स आर सिंगल यूनिट ऑफ द बैटरी। बैटरी जो होती है बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है। जैसे आप टॉर्च में जो इस्तेमाल करते हैं, टॉर्च में क्या होता है ना, टॉर्च में एक ही सेल होता है तो सिंगल सेल बैटरी है। लेकिन जो लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर जो बैटरी आती है वो कई सारे सेल्स को एक साथ जोड़ करके बनाई जाती है बैटरी। तो सेल्स इज द यूनिट ऑफ बैटरी दैट जनरेट पावर वाया अ थर्मल, केमिकल और ऑप्टिकल प्रोसेसेस के। देयर कैन बी लार्ज नंबर ऑफ सेल इन अ बैटरी। ओके, देयर बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं बैटरी में। फॉर एग्जांपल से ए बैटरी जो हम लोग मोबाइल फ़ोन, जैसे हम लोग जो रिमोट कंट्रोल में और घड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, टॉर्च में इस्तेमाल करते हैं, वो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर हम कहें एक बैटरी है टेस्ला मॉडल एस बैटरी, टेस्ला मॉडल एस बैटरी के अंदर 7100 सेल्स मिलके बनाए हैं। तो टेस्ला अपने मॉडल्स में यूज कर रहा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, तो मॉडल एस के अंदर वो 7100 सेल्स की एक बैटरी को यूज करता है। तो इस तरह से बैटरी आर मेड बाई सेल्स, यू कैन से। अच्छा, बैटरी जो होती हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की होती हैं। तो यहाँ पर जो प्राइमरी बैटरी है इज मेड बाय सेल्स वेयर द केमिकल एक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट कॉज अ परमानेंट चेंज, इरिवर्सिबल चेंज। जो प्राइमरी सेल्स होते हैं, जो प्राइमरी बैटरी होती है वो ऐसे सेल से मिलकर बने होते हैं जिनमें की रिएक्शन केवल एक डायरेक्शन में होती है। केमिकल एनर्जी से जब हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही होगी तो जो केमिकल चेंज हो रहे होंगे वो वन डायरेक्शनल होंगे। ऐसा एक्स से वाई मिलकर जेड बना तो जेड से वापस एक्स वाई नहीं बनेगा। हम रिवर्सिबिलिटी यही तो कहते हैं ना, हमने एक्स मिलाया वाई बनाया और इसे जेड बना, ये डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होने वाली रिएक्शन है। दिस इज कॉल्ड द इरिवर्सिबल रिएक्शन।
हाँ, अगर जेड से वापस से एक्स वाई बन जाए तो इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि जो प्राइमरी बैटरी होती है इसमें ये नहीं होता है, तो सो प्राइमरी बैटरीज आर नॉट रिचार्जेबल, इनको रिचार्ज नहीं कर सकते। मोबाइल की बैटरी पर नॉर्मल होती है और रिचार्ज नहीं हो सकती। दिस बैटरीज आर सिंगल यूज्ड और विच रिजल्ट्स इन मोर वेस्ट फ्रॉम द यूज ऑफ दिस बैटरी सिंस दे आर डिस्पोज ऑफ आफ्टर द रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो आपकी जो टॉर्च की बैटरी आप क्या करते हो, फेंक देते हो ना, और फेंक देने के बाद उसका डिस्पोजेबल कैसा होता है वी डोंट नो। वो किस तरह के जगहों पे जा रही है, वो कहाँ सड़ रही है, कहाँ फूट रही है, कहाँ उसका केमिकल बाहर निकला है, वी डोंट नो। सो इट्स अ प्रॉब्लम। हाँ, तो वन यूज बैटरी है, आपने एक बार यूज किया फिर फेंक दिया, फिर नई खरीद के लाए फिर फेंक दिया यूज करके। रिचार्जेबल बैटरी क्या होता है, आप उनको फेंकते तो हो ही, एक समय बाद उनकी भी लाइफ खत्म हो जाती है, लेकिन कंपेरेटिवली उसको बार बार रीयूज करते रहते हैं। तो इस तरह से वेस्ट हम उतना नहीं क्रिएट करें जितना हम प्राइमरी बैटरी के यूज से करते हैं। सेकेंडरी बैटरीज आर ऑल्सो कॉल्ड द स्टोरेज बैटरीज और एक्यूमुलेटर, ये नाम आपको सुनने को मिलेगा, एक्यूमुलेटर कहते हैं। द सेल्स यूज इन द सेकेंडरी बैटरीज आर कॉल्ड वेट ड्यू टू द यूजिंग अ लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स। होता क्या है कि सेकेंडरी बैटरीज में हम लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं, जैसे H2SO4 यूज किया, जैसे तेजाब कहते हैं ना इसको, बैटरी में तेजाब खत्म हो गया है तो उनको यूज करते हैं लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स, और इसलिए इसको हम वेट बैटरी कहते हैं। और प्राइमरी को ड्राई बैटरी कहते हैं, क्योंकि वहाँ हम पोर्टेबिलिटी के लिए हम उसमें ड्राई किस्म के यूज करते हैं जो कंपोनेंट होते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपरली दीज बैटरीज कैन बी रीयूज्ड और रिचार्जेबल एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड द सेकेंडरी। इसको सेकेंडरी यूज इसलिए कहते हैं ड्यू टू द फैक्ट दैट इट कैन सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओनली आफ्टर दे हैव बीन चार्ज। सेकेंडरी इसलिए कहते हैं पहले आप उनको चार्ज करेंगे तो फिर उसके बाद वो अपना काम करेंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे। दीज बैटरीज कैन बी मोर एक्सपेंसिव टू परचेज बट जनरेट less waste as they can be used several time। एक बार खरीदने में तो महंगी हो गई, बट जब उसको आप बार बार यूज करोगे तो बार बार यूज करने पर वो आपको ओवरऑल कॉस्ट जो होगा ना वो आपको कम लगेगा। रिसेंट इम्प्रूवमेंट जो इस टेक्नोलॉजी में हुए हैं, तो रिसेंट इम्प्रूवमेंट्स इन सेकेंडरी बैटरीज हैव इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस द कॉस्ट। ये दोनों ही चीज़ें इस समय हम देख रहे हैं। तो चलिए एक बैटरी की बात करते हैं, इसका नाम है लेड एसिड बैटरी। सबसे शुरुआती सबसे ज़्यादा दुनिया में यूज होने वाली बैटरी है लेड एसिड बैटरी। इस पर आपको एक शॉर्ट नोट या एक सीधा क्वेश्चन आता है कि लेड एसिड बैटरी के बारे में बताएं, आप एक्सप्लेन करें। तो जैसे कि नाम है लेड एसिड, लेड मतलब यहाँ पर आपको लेड जो एलिमेंट है उसका यूज करना पड़ेगा और एक एसिड का यूज इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसको हम नॉर्मली H2SO4 को यूज करते हैं। बैटरी आर मोस्ट कॉमन लार्ज कैपेसिटी रिचार्जेबल बैटरीज। लार्ज कैपेसिटी होती है, ज़्यादा पावर भी जनरेट करते हैं, कंसिस्टेंटली पावर जनरेट करते हैं और रिचार्जेबल तो होते हैं। बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट एंड डिपेंडेबिलिटी दे आर वेरी पॉपुलर। सच बैटरीज आर ऑल्सो यूज टू सप्लाई पावर फॉर द स्टार्टिंग, लाइटनिंग एंड इग्निशन। इसीलिए इसको हम कहते हैं SLI मैकेनिज्म होता है, स्टार्ट करिए, लाइटनिंग करिए, इग्निशन के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। जो IC इंजन्स होते हैं एम्प्लॉयड टू प्रोपेल ऑटो व्हीकल्स वगैरह में, तो वहाँ स्टार्टिंग, इग्निशन, लाइटनिंग ये सब करने में बैटरी को यूज होता है। नॉर्मली दीज बैटरीज कंसिस्ट ऑफ 6 सेल होते हैं, कनेक्टेड इन सीरीज विथ कैपेसिटी ऑफ ऑर्डर 100 एम्पियर पर आवर एंड पावर्ड एट 12 वोल्ट, 12 वोल्ट पे चल रहे होते हैं। नाउ डेज मेंटेनेंस फ्री बैटरीज भी आ रही हैं, आर अवेलेबल फॉर दिस पर्पज एंड आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस वगैरह में भी हम इस तरह के मेंटेनेंस फ्री बैटरीज को यूज करते हैं। लेड बैटरीज आर बिल्ट विथ अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेल्स कंटेनिंग लेयर्स ऑफ द लेड अलॉय प्लेट इमर्स्ड इन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन मेड ऑफ 35% H2SO4 एंड 65% H2O। अब जो लेड बैटरी होती है इसमें क्या करते हैं कि हम बहुत सारे सेल्स यूज करते हैं। अब उस सेल्स का मतलब क्या है, हम बहुत सारी प्लेट यूज करते हैं। तो हमने प्लेटों को यूज किया, प्लेट किसकी, लेड की। जैसे आप देखो यहाँ पर, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा पाऊँ तो ये जो मैं बाहर की तरफ ये जो स्केच कर रहा हूँ, ये लेड ऑक्साइड PbO2 की एक प्लेट है। इसके बीच में अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, यहाँ पर हम आपको ग्रीन कलर का जो एक लेयर दिखा रहे हैं, ये एक तरह का मटेरियल है जो कि सेपरेशन देता है, और उसके पीछे एक और लेयर होती है जो थोड़ा पर्पल कलर की मैं दिखा रहा हूँ, वो है लेड की। तो लेड है, लेड ऑक्साइड है, बीच में कोई सेपरेटिंग मटेरियल है, और
ये जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है, ये क्या हुआ है, ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर H2SO4 में डूबा हुआ है। तो ये H2SO4 भरा हुआ है इस बैटरी के अंदर, जिसमें 35% H2SO4 है और 65% H2 है। तो बैटरी का पानी जो हम लोग खरीदते हैं ये वो है, इन्वर्टर बैटरी हम लोग यूज करते हैं। सो यहाँ पर अब प्योर लेड की जगह पे लेड ऑक्साइड क्यों इस्तेमाल होता है, उसका एक लॉजिक ये है कि प्योर लेड इज़ टू सॉफ्ट एंड वुड नॉट सपोर्ट इटसेल्फ। उसकी प्लेट बनाएंगे तो मुड़ जाएगी, टूट जाएगी। इसीलिए सो स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ अदर मेटल्स आर एडेड टू गेट द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूव द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि हम एंटीमनी मिला देते हैं, कैल्शियम मिला देते हैं, टिन मिला देते हैं, सिलेनियम मिला देते हैं, ताकि ये लेड जो है सपोर्ट कर जाए स्ट्रेंथ वाइज। अब क्या होता है, जब H2SO4 comes in contact with the lead plate, a chemical reaction takes place that produce energy। तो बेसिकली लेड और H2SO4 के बीच में यहाँ पर एक रिएक्शन होता है। अब क्या हुआ है आपके पास, देखिए, बैंक्स ऑफ सील्ड लेड acid standby batteries are employed these days in telecommunication system and for UPS application। बहुत सारे large amount of lead and battery के combination को यूज करते हैं। एडवांस लेड ऑक्साइड बैटरीज जो 100 मेगावाट आवर कैपेसिटी के होते हैं हैव बीन रिसेंटली डिप्लॉयड टू यूज इन द इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन स्टेशन टू स्टोर एनर्जी ड्यूरिंग द ऑफ आवर एंड सप्लाई द स्टोरेज एनर्जी ड्यूरिंग द पीक लोड आवर। तो जो हमारा ग्रिड सिस्टम होता है, कहीं कहीं जगहों पे हम इसको एज अ बैकअप की तरह पे यूज कर रहे हैं, ताकि एनर्जी स्टोर करके हम इसको ऑफ आवर्स में जब हमें इमरजेंसी में जरूरत हो तो हम इसको प्रोवाइड करा सकें। सो दिस इज हाउ these batteries are actually behaving। Okay, so this is all about this particular battery section, and in the next section we will discuss the remaining part of this topic। Okay, चलिए ध्यान रखिए अपना, have a nice day।